अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़लिशियस और मैं हूं अज़बा अब्दुल्ला। हमारे साथ ज़मान पार्क में मियां असलम साहब मौजूद हैं और उनसे हमने बात करनी है ख़ास तौर पर इमरान खान साहब की जो गिरफ्तारी है उसके हवाले से और फिर जो पार्टी की टिकटिंग है उसके लिए। सबसे पहले असलम साहब, मैंने ये पूछते हैं कि इमरान खान साहब ने इस दफ़ा ये कहा है कि पार्टी जो टिकट्स हैं वो मैं खुद अलॉट करूँगा, तो उसके लिए क्या कोई आप लोगों ने डिफरेंट मैकेनिज़्म बनाया है या क्या लाया अमल क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप तमाम का बहुत शुक्रिया जी। इसमें कोई शक नहीं है कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान साहब ने ऐलान किया था कि अब की बारी पार्टी के टिकट्स जो हैं उनकी मैं ख़ुद फ़ैसला करूँगा, और इसी तरह ही है। आज हमारा पहला फ़ेज़ जो सेंट्रल पंजाब के हवाले से हुआ है, क्योंकि मैं उस कमेटी का पार्ट हूँ, तो उस हवाले से खान साहब ने हर नाम के ऊपर ख़ुद डिस्कशन की है, MPs के नाम के ऊपर भी और तमाम MNAs के नाम के ऊपर भी, कि किस तरह से कम्बिनेशन होगा, किस तरह से MNA उसके नीचे विंग्स होंगे, MNA को किस तरह से लेना है। मैं समझता हूँ कि एक्सरसाइज अभी जारी है, लेकिन इसके साथ साथ जिन लोगों के जहन में शायद ये है कि पार्टी के जो हेड है इमरान खान साहब, उन्होंने कह दिया है, लेकिन उसके बाद शायद वो इतना टाइम ना दे सके, लेकिन मैं उन्हें गारंटी करता हूँ कि आज भी बहुत लंबी चौड़ी मीटिंग हुई, और उसका मैकेनिज़्म ये है, जो मैं आपको जो स्ट्रक्चर किया हुआ है वो ये है कि रीजनल प्रेसिडेंट है, रीजनल जनरल सेक्रेटरी है, फिर मुतल्लिका डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट है, जनरल सेक्रेटरी, और वहाँ के जो MP साहबान जो पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं वो साथ बैठते हैं। एक एक नाम के ऊपर डिस्कशन होती है। जहाँ पर कोई चीज़ टाई हो रही है, लेट्स से हाउस डिवाइड हो गया इस चीज़ पे कि आधा कह रहा है कि A को दे दे, आधा कह रहा है B को दे दे, तो फिर उसके ऊपर एक चीज़ ये है कि खान साहब ने कहा कि इसके ऊपर सर्वे करवा लिया जाए। तो जब पब्लिक सर्वे हो जाएगा, फिर उसकी जो फीडबैक आएगी, फिर उसके मुताबिक उसकी टिकट की अलॉटमेंट होएगी। सो इसमें मैं समझता हूँ कि अभी हमारे पास टाइम है, और फर्स्ट फेज़ के अंदर तो हम ये कर रहे हैं कि जो MP साहबान जो पार्टी के साथ खड़े रहे हैं और उनकी क्रेडिबिलिटी जो है, फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी भी ठीक रही है, उनको मेरा ख्याल है कि पार्टी गो अहेड कर देगी आने वाले चंद दिनों के अंदर। और फिर बाकी जहाँ पर टाई आ रही है कि दो कैंडिडेट बहुत ही अच्छे हैं, पार्टी के साथ बहुत ही ठीक रहे हैं, लेकिन फिर उसकी ओपिनियन के लिए हम लोगों के पास जा रहे हैं ताकि वहाँ से हमें ओपिनियन आ जाए और उसके मुताबिक हम करें। अच्छा, अभी आज जो है गोल्ड का रेट, 24 कैरेट गोल्ड का रेट 2,11,000 हो गया है और डॉलर 260 प्लस चला गया है। पेट्रोल की प्राइस जो है वो कह रहे हैं कि हमने 83 रुपये की समरी भेजी है, लेकिन वो कुछ उसमें से जाहिर सी बात है अगर डिडक्शन करके भी वो अप्लाई करते हैं तो फिर भी वो 300 रुपये से ऊपर चली जाएगी। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे आवाम? देखें, ये इस वक्त इकोनॉमी की सूरत हाल समझने की ज़रूरत है। देखिए, आज से 8 माह पहले जो इकोनॉमी की सूरत हाल थी वो मैंने अपनी असम्बली के अंदर स्पीच के दौरान भी बयान की कि देखें, उस वक्त जो इंटरनेशनली जो तेल का रेट था, जिसे हम ऑयल का रेट कहते हैं, वो $117 फ़ी बैरल था, लेकिन पाकिस्तान के अंदर उसका रेट जो था हमने रखा हुआ था अपने तमाम रीजनल कंट्री की निस्बत वो कम रखा हुआ था। 150 रुपये था, और डीज़ल 145 रुपये था। डीज़ल की कीमत इस वजह से कम रखी जाती है या हमने रखी थी कि उसको किसान यूज़ करता है, ज़्यादा यूज़ करता है। जब बुआई का सीज़न होता है या कटाई का सीज़न होता है तो उसके ऊपर उसका डीज़ल ज़्यादा लगता है, तो उसका रेट कम रखा हुआ था। लेकिन इसकी सारी की सारी सब्सिडी जो थी वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उठा रही थी। वजह ये थी कि आपकी टैक्स कलेक्शन बहुत अच्छी थी। आपकी टैक्स कलेक्शन पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज़्यादा हुई, 6,150 जो आपने अरब इकट्ठा किया, जबकि 2018 के अंदर 3,850 अरब रुपया था। लेकिन खान साहब की गवर्नमेंट के अंदर टैक्स कलेक्शन ज़्यादा हुई और इसके साथ साथ आपकी एक्सपोर्ट ज़्यादा हुई, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट थी। तकरीबन $32 बिलियन की आपकी एक्सपोर्ट थी, और 2018 के अंदर ये $18.5 अरब थी, जो कि आपने बढ़ा के तो $32.5 अरब पर ले गए। इसी तरह रेमिटेंसेस जो थी, जो बाहर से आ रहे थे पैसे आपको, वो $19 अरब थी, जबकि खान साहब की आज से 9 माह पहले जो हुकूमत PTI की थी उसके अंदर तकरीबन
33 अरब डॉलर जो थे वो रेमिटेंसीज हो गए थे। सो मैं ये समझता हूँ कि आपकी टैक्स कलेक्शन भी हो रही थी, आपकी एक्सपोर्ट भी ज़्यादा थी, आपकी इस तरह की जो एलसी खोलने पे कोई कदगन नहीं थी। हर कोई एक्सपोर्ट भी कर रहा था और इंपोर्ट भी किसी ने चीज़ें करनी थी, तो डॉलर मार्केट में अवेलेबल था। हम जब गए हैं तो हमारा डॉलर उस वक्त 175-178 के दरमियान जब गवर्नमेंट जा रही थी। और ये याद रखें कि जब पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी होती है तो फिर इकोनॉमी को जब झटका लगता है तो फिर डॉलर ऊपर थोड़ा बहुत जाता है। तो थोड़ा बहुत वो ऊपर गया था, 170 से 178 रुपये के करीब गया था, लेकिन अब तो 278 में मार्केट में नहीं मिल रहा। और जो ये कहते थे कि अरस्तु साहब बाहर से आ गए हैं, इसाक डालर साहब आ गए हैं और वो आके इकोनॉमी को संभाल लेंगे, और बड़ी उन्होंने बढ़के मारी कि मेरे आने से देखे डॉलर नीचे हो गया। और जनाब, और भी अब भी तो आप ही हो ना, तो अब तकरीबन 100 रुपया जो है वो डॉलर ऊपर की तरफ गया है। तो अल्टीमेटली इसका असर जो है वो बाकी खाने पीने की चीज़ों पर भी पड़ता है। अभी ये IMF के पास जा रहे हैं और IMF जो है फर्स्ट फेज के अंदर जो पाकिस्तानी कौम के ऊपर जो टैक्स लगाने जा रही है वो तकरीबन 700 अरब रुपये है। और टोटल उनके साथ जो इनका एग्रीमेंट हो रहा है वो हो रहा है 1500 अरब रुपये का। तो 1500 अरब रुपये का अगर लग गया तो जो चीज़ें आज आपको, ये घी जो हमारे दौर में 350 पौने 400 रुपये था, 400 रुपये था, जो आज 550 रुपये है, ये तो 1000 रुपये पे भी जाके नहीं रुकेगा, क्योंकि आपने ये एडिबल ऑयल बाहर से मंगवाना है। तो जब आपका डॉलर ही इतना ऊपर होगा तो फिर आपको मंगवाने के लिए एक तो पहले ही आपके पास डॉलर नहीं है। अगर आप ये सोचे ना कि IMF से 1 अरब डॉलर लेके 2 अरब डॉलर लेके सिस्टम ठीक हो जाएगा, ये सिस्टम ठीक नहीं होना। इस वजह से हमने सोचा कि अगर मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी और ऐसी गवर्नमेंट नहीं आएगी कि जिसके ऊपर बाहर के अदारे भी जो है वो एतबार कर सके। इस वक्त आपके मुल्क के ऊपर जो PDM की रजीम है जो आई है, इसके ऊपर पूरी दुनिया का कोई मुल्क भी एतबार करने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये हुक्मरान वो हैं जो लोगों को बाहर जाके कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर आगे इन्वेस्टमेंट करो, और जबकि इनकी औलादों के सारे कारोबार बाहर हैं। तो लोग कहते हैं कि हम किस तरह से एतबार कर लें, आपकी औलादों के कारोबार मुल्क से बाहर हैं और हम उस मुल्क में जाके कारोबार करें जहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, जहाँ पे मनी लॉन्ड्रर गवर्नमेंट के अंदर बैठे हुए हैं, जहाँ पर 1100 अरब रुपए के जिन्होंने अपने केसेस ख़त्म करवा लिए हैं। तो हम उस मुल्क में क्यों इन्वेस्टमेंट करें? खान के आने से मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट आई। मैं छोटी मिसाल देता हूँ क्योंकि मैं मिनिस्टर इंडस्ट्री भी रहा हूँ। तो 2008 से 2018 के दौरान जब नून की गवर्नमेंट थी 10 साल पंजाब के अंदर, और उस गवर्नमेंट के अंदर, और 5 साल उनकी फेडरल में भी गवर्नमेंट रही है, तो उनके एक जो हमारा स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो फैसलाबाद वाला है उसके अंदर सिर्फ 10 बड़ी इंडस्ट्रियां लगी हैं, 10 फैक्ट्रियां, जबकि हमारे इस दौर में PTI के दौर में लगभग 300 लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सिर्फ उस जगह पर फैसलाबाद में, और 1400 छोटे यूनिट जो पंजाब स्मॉल इंडस्ट्री भी क्योंकि इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का हिस्सा है, तो 1400 नई फैक्ट्रियां छोटे यूनिट वो भी बनने के लिए तैयार थे, यानी कि कंस्ट्रक्शन उनकी कंप्लीट हो चुकी थी। और उसके साथ साथ था कि वहाँ पर लोग अब अपनी मशीनरी इंस्टॉल कर रहे थे वो भी। और इसी तरह जो पाकिस्तान जो हमारी पंजाब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्टेट है ओवरऑल जो पंजाब को देखती है, उसके अंदर भी नई फैक्ट्रियाँ हैं। ये मैं सिर्फ एक बात बता रहा हूँ कि इंडस्ट्री के अंदर जो ग्रोथ थी हमारी वो 12.5% थी, जो पाकिस्तान की तारीख में नहीं है। सो एक एतबार था, ट्रस्ट था इमरान खान के ऊपर ओवरसीज पाकिस्तानी को, बाहर से आने वाले इन्वेस्टमेंट करने वालों को। हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे बड़ा काम किया। इमरान खान के दौर में किसानों को इतनी सहूलतें दी गई कि हर किसी ने फसल लगाई और फसल से पैसा कमाया, क्योंकि देहातों में पैसा आता है तो वो शहरों में खर्च होता है। लोग अपनी फसल बेचते हैं, जब फसल काटते हैं, शादी करते हैं, ब्याह करते हैं, मकान नया बनाते हैं, शॉपिंग करते हैं, तो इकोनॉमी का पहिया चलता है। लेकिन इनके दौर में इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क होना ही था, ज़राअत का बेड़ा गर्क भी हो गया, क्योंकि वजह यह है कि इन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने जो इनके केसेस हैं
वो सिर्फ अपने केसेस ख़त्म करने के लिए आए हैं, इन्हें अवाम से कोई हमदर्दी नहीं। तो क्या पीटीआई के पास कोई ऐसा इकोनॉमिक प्लान है कि वो अवाम के सामने लेके आ सके, क्योंकि ऑब्वियसली अवाम तो अब इस बात से भी परेशान है कि हमारे पास सिर्फ एक हफ्ते की दालें रह गई हैं। देखें, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमिक टीम है उसकी मीटिंग होती रहती है, इमरान खान साहब उसको चेयर करते रहते हैं, और पिछले दिनों भी अल्लाह ताला अगर हमें इस सारे क्राइसिस से निकाल देता है और हमारी गवर्नमेंट आ जाती है, तो फिर हमारे पास भी कोई ऐसा लाहे अमल होना चाहिए कि गरीब आदमी जो हमारी तरफ देख रहा है और जिस स्लोप के ऊपर ये ले गए हैं, पीडीएम की गवर्नमेंट इनको ले गई है गरीब आवाम को, वो तो खाई में जा रहे हैं। वहाँ से वापस होना एक मुश्किल काम है, बट हमारी जो इकोनॉमी की टीम है उसने बड़ा काम किया है कि किस तरह से लोगों को हमने रिलीफ देना है, किस तरह से जो गरीब आदमी है, इसलिए एहसास प्रोग्राम शुरू किया गया था, इसलिए टारगेटेड सब्सिडी की तरफ तवज्जो दी गई थी, इसलिए हेल्थ कार्ड की तरफ तवज्जो दी गई थी। अगर आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट आती है, इंडस्ट्री का पहिया चलता है, तो रोज़गार पैदा होता है। जब रोज़गार पैदा होता है तो जब तक हम लोगों की इनकम नहीं बढ़ाएंगे ये मसला हल नहीं होगा। तो लोगों की इनकम बढ़ाने के लिए इस मुल्क को इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। हमारे तकरीबन 1 करोड़ के करीब ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो बाहर रहते हैं मुल्कों में, और इंशाल्लाह हम ऐसी पॉलिसी बना रहे हैं कि हमारा जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है वो पाकिस्तान के अंदर आगे, अगर उनमें से 5 लाख 10 लाख ही आके पाकिस्तान के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट कर ले, तो मैं समझता हूँ कि इतने रोज़गार के मौके पैदा होते हैं पढ़े लिखे बच्चों के लिए भी, स्किल्ड के लिए भी। और मैं समझता हूँ कि हमारा जो प्लान है इकोनॉमी की रिवाइवल का, वो हमारे जो इकोनॉमी के एक्सपर्ट हैं वो अपनी जगह पर बना रहे हैं। इंशाल्लाह वो हमारे मंशूर का हिस्सा भी होंगे और हम पब्लिक के सामने भी रखेंगे। गो के एक मुश्किल वक्त हम आसान वक्त था, जैसे मैंने पहले भी अपनी असम्बली की स्पीच में कहा कि पाकिस्तान तो उस जगह पे जा रहा था जहाँ पर हम कुशकोल तोड़ने की बातें कर रहे थे, और हमारे तमाम इकोनॉमिक इंडिकेटर इस बात को जाहिर कर रहे थे कि हम आगे की तरफ बढ़े हैं। वो तकरीबन 6% शरह नमू जिसको हम जीडीपी कहते हैं वो पाकिस्तान को एक अरसे बाद मिली, यानी कि 18-20 साल बाद मिली। वो इस वजह से कि ये रियल थी। जो इससे पहले थी, जो 18 साल पहले मिली थी, वो आपको अमेरिकन डॉलर आ रहे थे। अभी आपको अमेरिकन इमदाद नहीं आ रही थी, बल्कि आपके मुल्क की इकोनॉमी आमदनी जो इनकम है वो बढ़ रही थी और इकोनॉमी का साइज बड़ा हो रहा था। सो इस वजह से हम कह रहे हैं कि हम इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम कोशिश करेंगे कि हम बेहतर अंदाज में चीज़ों को आगे की तरफ ले जाएं। मरीम नवाज के इस्तकबाल के लिए ख्वाजा साद रफीक नहीं पहुंचे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो उनका इंटरनल मामला है। ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए और एक मुल्क के लिए बड़ा अच्छा हो गया कि वो आ गई हैं। उन्होंने आते साथ कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर करनी है जिससे इंशाल्लाह ताला, क्योंकि वो सोचती कम है और बोलती ज़्यादा हैं, और उनके हाथ से चीज़ें निकल जाती हैं, फिर ट्वीट भी डिलीट करती हैं, फिर दूसरी चीज़ें भी डिलीट करती हैं। तो वो एक शोबदाबाजी है, यानी कि आप कह सकते हैं कि शहबाज शरीफ की कॉपी करने की कोशिश करती हैं। वो भी आपको पता है बहुत बड़ा शोबदाबाज है और उसने शोबदाबाजी की है। या जालब की हुकूमत में रह के जालब की नज़में पढ़ी हैं। बंदा हुकूमत में रह को तो जालब की नज़में नहीं पढ़ता, जालब की हबीब जालब की नज़में अंदर होके पढ़ता है। सो वो शोबदाबाजी है सारी, और शोबदाबाजी के जरिए ये मुल्क नहीं चल सकता। कहते थे शहबाज शरीफ बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर है, साग डार जनाब इकोनॉमी का पता नहीं कौन सा एक्सपर्ट है। तो शहबाज शरीफ ने तो खाना ख़राब कर दिया। अब गरीब अवाम 2 वक्त की रोटी से तंग है, 25 रुपए की रोटी हो गई है, 35 रुपए का नान हो गया। तो इनसे ये पता करें कि ये आपकी परफॉर्मेंस है। और आटा जो है हमारे दौर में 55 रुपए था, आज 160 रुपए हो गया। मैंने डिफरेंट कमोडिटीज़ जो एक गरीब आदमी जो किचन की 12 आइटम्स हैं जिसमें दालें हैं, कुछ सब्जी हैं, चीनी है, घी है, वो गरीब आदमी इन्हीं पे रहता है। गरीब आदमी के साथ हम उसकी बात ना करें, मटन की बात ना करें, इवन गरीब आदमी के साथ आज के दौर के अंदर चिकन की बात भी ना करें। वो तो बेचारा सब्जी से अपना गुजारा कर रहा है, और वो 3 वक्त की रोटी वाला 2 वक्त की रोटी पे है, 2 वक्त की रोटी वाला 1 पे है, 1 वाला बेचारा वो मुश्किल हालात में। सो हालात जो हैं इन्होंने जितने ख़राब कर दिए, मैं समझता हूँ इनको ठीक करना मुश्किल है। लेकिन अगर साफ़ सुथरी क़यादत हो और जिस पे लोग एतबार करें,
अब देखें ना, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट, मैंने आगे भी पॉइंट आपके सामने रखा, लोग क्यों नहीं आते? क्योंकि हुसैन नवाज की, हसन नवाज की, इसहाक डार के बेटों की, शहबाज के बेटा, हर किसी की इन्वेस्टमेंट को बाहर है, तो पाकिस्तान में कौन करेगा? एतबार ही नहीं है उनको। सो एक ही लीडर है जिसके ऊपर पाकिस्तान के अंदर एतबार किया जाता है, जो कि टेलीथॉन के ऊपर अगर वो बैठ जाए 2 घंटे के लिए और 4 घंटे की टोटल टेलीथॉन करे तो 15 अरब रुपया लोग उसको दे देते हैं। हर साल लोग उसके हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी को 9 अरब रुपया देते हैं। तो एक छोटा, ये ट्रस्ट की बात है। वो जितना मर्जी गंद उछाल लें, नून लीग वाले, पीडीएम वाले, जो मर्जी कर लें, गिरफ्तारियां कर लें, अंदर कर दें, बाहर कर, जो मर्जी कर लें, लेकिन वो खान की क्रेडिबिलिटी पे कोई उंगली नहीं उठा सकता। वो वोट अगर कोई नून लीग को भी देने वाला है, वो ये कहता है कि इमरान खान ईमानदार आदमी है। लेकिन बहरहाल हम ये कहते हैं कि अगर पाकिस्तान के अंदर कोई लीडर है तो वो एक ही लीडर है जिसका नाम इमरान खान है, और वही हमारी आखिरी उम्मीद है। लोग, यंगस्टर बच्चे जो मुझे मिलते हैं, उनकी उम्मीद खान से रह गई है, बाकी सबके साथ उनकी उम्मीदें टूट गई हैं। और याद रखें, आज मैं ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट कर रहा हूं, जितना ये इलेक्शन को डिले करेंगे, याद रखें, जितना आपका ब्रेन ड्रेन है यहां से बाहर चला जाएगा। आगे भी चले गए हैं लोग, वो ना उम्मीद होके चले गए हैं और मजीद ना उम्मीदी की तरफ जा रहे हैं। इस ना उम्मीदी को नहीं हमने तोड़ना, हमने लोगों को उम्मीद देनी है, और उम्मीद की किरण सिर्फ और सिर्फ खान है। खान ने पहले भी अपनी ज़ात से बालातर होकर फैसले किए हैं। अब जो असम्बलियाँ तोड़ी हैं, हम मिनिस्टर बैठे हुए थे, हम अभी 8 माह रहते थे, हमारे 9 माह 10 माह रहते थे, लेकिन हमने मुल्क की बेहतरी के लिए, अगर इक़्तिदार से प्यार होता तो हम दोनों सूबों की हुकूमतें रखते हैं। हमें इक़्तिदार से प्यार नहीं, हमें मुल्क से प्यार है। इस मुल्क के अंदर हमने रहना है, हमारे बच्चों ने रहना। जिनके बच्चों ने नहीं रहना, वो इक़्तिदार से चिमटे हुए हैं, इक़्तिदार से चिमट के मुल्क का खाना खराब कर दिया। हम इस वजह से बाहर आए हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए, इलेक्शन हो, मुनसफाना शफाफ इलेक्शन हो, ताकि इस मुल्क के अंदर वो लोग आए जिनको अवाम लेकर आए, वो असम्बलियों में बैठे, लेजिस्लेशन करें और लेजिस्लेशन के बाद अवाम को रिलीफ दें। वन लास्ट थिंग, क्या ज़मान पाक की सिक्योरिटी से आप सेटिस्फाइड हैं? देखें, गवर्नमेंट ने बड़ी बेशर्मी का जो है वो मुजाहरा किया है। CCLO जो कैबिनेट कमेटी ऑन लॉ एंड ऑर्डर होती है, उसके अंदर मंजूर किया गया था, अप्रूव किया गया था कि एक्स प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जो हैं, इंशाल्लाह जो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं इंशाल्लाह, उनकी जो सिक्योरिटी है वो कहा गया कि CCP और लाहौर इसको देखेगा और जायज़ा लेगा कितनी सिक्योरिटी चाहिए, क्योंकि मुल्की हालात हैं इस तरह के और सारे मामलात हैं। लेकिन इन्होंने बेशर्मी का मुजाहरा करते हुए इन्होंने सिक्योरिटी को विड्रॉ किया। दूसरी बात जो मैं यहाँ पर कहना चाह रहा हूँ कि नवाज शरीफ जब प्राइम मिनिस्टर था तो उसका जाती जो घर है जाती उमरा के अंदर, वहाँ पर 35 करोड़ रुपए से जो वहाँ पर दीवार की गई, बुलेट प्रूफ की गई और बम प्रूफ दीवार की गई, वो पब्लिक मनी से की गई है। यहाँ पर 1 पैसा भी ज़मान पार्क के ऊपर पब्लिक मनी से नहीं है। ये सारे पैसे पार्टी के हैं या खान के अपने पैसे हैं। लेकिन यहाँ पर हम ये समझते हैं कि जो, और फिर जाती उम्र 35 करोड़, और फिर 35 करोड़ रुपए की उन्होंने लाइटें और पता नहीं क्या क्या उसके लिए किया। और मेरा लीडर यहाँ पे 1 रुपया भी गवर्नमेंट का यहाँ पर पब्लिक एक्सचेकर से लगाने को तैयार नहीं है, ना उसने लगाया। अब मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये सिक्योरिटी जो है ये नाकाफ़ी है। हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए और इमरान खान की सिक्योरिटी का प्रॉपर बंदोबस्त करना चाहिए। इसी वजह से ये सारे वर्कर्स रात भी ड्यूटी करते हैं, सुबह भी ड्यूटी करते हैं, दोपहर भी ड्यूटी करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनको अपने लीडर से एक इज़हार मोहब्बत है, एक इश्क है। वो समझते हैं कि ये बंदा ही हमारी होप है, हमारे बच्चों की होप है, पाकिस्तान की होप है, क्योंकि वो पाकिस्तान के लिए सोचता है, अपने लिए नहीं सोचता। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।